एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 14 साल की लड़की, जिसे इतनी कम सीन उम्र में ही एक ही साथ कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस दिल दहला देने वाले केस ने उस वक्त पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में इस वीडियो में। कहानी है हरियाणा के सोनीपत की। हरियाणा के सोनीपत में एक थाना लगता है, राय थाना। इसी राय थाने की गांव की एक ये सच्ची दिल दहलाने वाली घटना है। और गांव का नाम मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसमें भी एक बड़ी बात है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो इस घटना को जानने के लिए आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है टीकमगढ़, और इसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है गंगाराम। ये सच्ची घटना इसी गंगाराम और इसके परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला के साथ होती है। शोभा की पहले भी शादी हो चुकी थी। उस शादी से शोभा की एक बेटी थी। शोभा की पति की मौत होने के बाद शोभा का दूसरी शादी गंगाराम से हुई थी। अब जब शोभा की गंगाराम से शादी हुई, शोभा अपनी उस बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम के पास आने के बाद गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब परिवार इतना बड़ा हो जाता है, 2 बेटियां और एक बेटा। अब गंगाराम और शोभा को लगा इस टीकमगढ़ गांव में ना तो अपने हिसाब से रोजगार मिलता है, तो ना ही परिवार का गुजारा होता है। क्यों ना इस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर काम किया जाए। और फिर गंगाराम और शोभा अपने गांव टीकमगढ़ को छोड़ते हैं, अपने राज्य को छोड़कर राज्य हरियाणा में पहुंच जाते हैं। और हरियाणा में जो जगह होती है सोनीपत, और इसी सोनीपत के इलाके में थाना लगता है राय थाना। इसी राय थाने के गांव में गंगाराम, उसकी पत्नी शोभा और तो एक बेटी और बेटा, चारों लोग जहां गांव में रहने लगते हैं। जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था नीतू, उसकी उम्र 13 से 14 साल के बीच थी। उसको वहीं टीकमगढ़ गांव में छोड़ देते हैं। कहते हैं तुम बड़ी हो, तुम यहीं पर दादा दादी की सेवा करो। इधर गंगाराम और शोभा हरियाणा के गांव में रहने लग जाते हैं और वह काम वगैरह भी ढूंढने लगते हैं। और गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है और पत्नी शोभा भी उसी के साथ मजदूरी करने लगती है। अब परिवार की आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से होने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 2021 में ये लोग यहाँ पर आए थे। अब 2023 की शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 2.5 साल का समय बीत जाता है। अब ये लोग हरियाणा में अच्छी तरह से सेट हो चुके थे। जहाँ के आसपास के लोग भी इन लोगों को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। जिस मकान में ये रहते थे, उसके मकान मालिक को भी बच्चों से अच्छा लगाव हो चुका था। अब 2023 आ चुका था। इधर वो नीतू, जिस बेटी को वह गांव में छोड़कर अकेले आए थे, शोभा को लगता है कि अब हमें बड़ी बिटिया को भी जहां पर बुला लेना चाहिए। गंगाराम से कहती है कि हमें नीतू को बुला लेना चाहिए, वो घर का काम काज कर लेगी और मैं बाहर मजदूरी कर लूँगी। गंगाराम को भी लगता है हाँ, अगर हमारी बड़ी बेटी जहाँ पर रहेगी तो हमारी भी कुछ मदद हो जाएगी। और फिर फरवरी के महीने में गंगाराम और शोभा अपनी बेटी नीतू को टीकमगढ़ से हरियाणा के इस राय थाने के गांव पर
बुला लेते हैं। अब वह टीकमगढ़ से यहाँ पर आती है और वो भी आकर इनके साथ रहने लग जाती है। क्योंकि बिटिया अब 14 साल की हो चुकी थी और उसका यहाँ पर मिस स्कूल में नाम लिखवा दिया गया। अब वह सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चली जाती थी और शाम को भी आकर घर का खाना पानी बना देती थी। अब सारे लोग अच्छे से खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर अप्रैल का महीना आ जाता है। अब अप्रैल के महीने में नीतू जो है क्लास 9 से क्लास 10th पर चली जाती है और उसे कुछ किताबों की ज़रूरत होती है। 30 अप्रैल को वह अपने पिता को कहती है, आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे किताब खरीदनी है, या फिर खुद मेरे लिए किताब खरीद के लाएं। अब ये बात जैसे ही पिता सुनता है वह कहता है, तुम कहाँ जाओगी किताबें खरीदने, मैं खुद ही तुझको किताबें खरीद कर दे दूँगा, या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूँगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए किताबें खरीद कर ला देगी। अब ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं। जहाँ पर शोभा और गंगाराम काम कर रहे थे, काम ख़त्म करने के बाद शोभा अपने पति को कहती है, मेरा काम जहाँ पर ख़त्म हो गया है, मैं बिटिया के लिए किताबें खरीदने जा रही हूँ। गंगाराम भी कहता है, ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। शोभा घर पर आती है, वह कमरे में देखती है दोनों छोटे बच्चे तो घर में हैं, लेकिन नीतू गायब है। फिर शोभा छत पर जाती है। छत पर जाकर जो नज़ारा शोभा देखती है, उसे देखने के बाद ना चाहते हुए भी उसकी चीख निकल जाती है। जो भयानक दृश्य उसके सामने था, उसे कोई भी देखता शायद उसकी भी चीखें निकल जाती। शोभा की चीखें सुनने के बाद मकान का मालिक, जिसका नाम भगत सिंह है, और छत पर आकर जो मकान मालिक देखता है, उसे देखने के बाद मकान मालिक के पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है। आसपास से पड़ोसी भी आकर छत पर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल घर में जो नीतू थी, वह छत पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। नीतू को उठाकर घर के पास ही हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं, वह चेक कर कर बताते हैं जो नीतू है उसकी मौत हो चुकी है। और ये बात जैसे ही शोभा सुनती है तो शोभा उसी वक्त फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसको तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अच्छी भली लड़की अचानक से कैसे मर सकती है। जब गंगाराम को इस बात की खबर मिलती है, वह भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर शोभा और गंगाराम दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को भी फ़ोन कर बुला लेता है। जो राय थाना था, वहाँ की पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है? तो डॉक्टर पुलिस वालों को जवाब देता है, हमारे पास इस लड़की को लाया गया था और बताया गया था कि ये बेहोश हो चुकी है, लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो इसकी मौत हो चुकी थी। तभी पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही माँ इस हालत में थी और ना ही पिता कि वह कुछ बता सकें। पुलिस वाले लड़की के माँ बाप को कहते हैं, या तो आप हमें बताइए क्या हुआ है, या फिर हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई का मतलब यही हुआ, अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या लड़की के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब पुलिस वाले ये बोलते हैं तो गंगाराम और शोभा कहते हैं, हमें इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवानी, जिसको जाना था वो जा चुका है,
बीमारी से या फिर कोई और वजह से जाने वाला जा चुका है, हमें इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करवानी। हम नहीं चाहते कि हम हमारी बेटी की वजह से थाने में बार बार चक्कर लगाएं। अगर हम थाने में बार बार चक्कर लगाएंगे तो हम मेहनत मजदूरी नहीं कर पाएंगे और हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये सुनकर पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो आपको ठीक लगे हम वैसे ही करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी तो आप हमें बाकायदा लिख कर दें कि हमें किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी और ना ही इस लाश का पोस्टमार्टम करवाना है। गंगाराम और शोभा बाकायदा लिख कर देते हैं कि हमें अपनी बेटी की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं करवानी। अब सारी कार्रवाई हो चुकी थी। अब लाश को हॉस्पिटल से ले जाने की बारी आ चुकी थी। डॉक्टर लाश को पैक कर रहे थे। इसी पैकिंग के दौरान वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद था उसे लाश को देखकर कुछ ऐसा लगता है शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर होने से पहले इस लड़की का रेप भी हुआ है। और जब डॉक्टर को इस बात का अंदेशा हुआ तो डॉक्टर ने फ़ौरन ये बात पुलिस को बताई। पुलिस भी ये बात समझ चुकी थी कि मामला जितना सिंपल दिखाई दे रहा है ये मामला उतना सिंपल है नहीं। डॉक्टर पुलिस वालों को कहता है ये मामला एक मर्डर का है और मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि लड़की का रेप भी हुआ है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। इतनी ही देर में मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। डॉक्टर को ये अंदेशा है ये मामला मर्डर और रेप का है। ये बात मीडिया वालों को भी पता चल जाती है। वह सारी खबर को बढ़ा चढ़ाकर टीवी पर दिखाने लगते हैं। अब पुलिस को लगता है कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देते हैं तो कल को हमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले जितना मर्जी हमें लिख कर दें कि हमें इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, फिर भी हमें लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाना ही होगा। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। 30 तारीख को लाश का पोस्टमार्टम होता है। रात 4 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का तो नहीं लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि लड़की की गला घोट के हत्या की गई है। अब ये मामला जैसे ही नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर तक पहुंचा, पुलिस वाले घर वालों से फिर से पूछताछ करते हैं, लेकिन घर वालों का यही कहना था हमें किसी पर कोई शक नहीं है। जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की तो मकान मालिक का भी यही कहना था कि घर में कोई भी बाहर से नहीं आया, सिर्फ घर वाले ही आ जा रहे थे। ये बात सुनकर पुलिस को गंगाधर और शोभा पर कुछ शक हुआ। पुलिस वालों ने अपने तरीके से फिर से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी और फिर ये दोनों लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर गंगाराम और शोभा पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली, इतनी हैरान कर देने वाली, शायद आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू थी, जिसके पिता की मौत पहले ही हो गई थी, शोभा और गंगाराम दादा दादी के पास टीकमगढ़ में उसे छोड़ आए थे। टीकमगढ़ में जब नीतू क्लास 7वीं में थी तब उसे क्लास के ही एक लड़के से प्यार हो गया था। यकीन मानिए तब उसकी उम्र महज 13 साल की थी। जो नीतू के सौतेले दादा दादी थे उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब नीतू के दादा दादी को
आस पड़ोसियों ने बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बातचीत करती है। दादा दादी ये कहकर इस बात को टाल देते थे कि उसकी उम्र तो अभी 13 साल की है, वो क्या किसी लड़के से बात करेगी। इसके बाद साल 2023 में नीतू को यहाँ सोनीपत में लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है और चुपके चुपके लड़कों से फ़ोन में बात करती है। गंगाधर और शोभा अपने काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहते थे और नीतू आराम से पूरे दिन लड़कों से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन नीतू की माँ देखती है कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और इसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है। अपनी माँ को अचानक आए देखकर नीतू अपना मोबाइल फ़ोन छुपा देती है। ये देखकर शोभा के होश उड़ जाते हैं कि उसकी बेटी सिर्फ 13 साल की और 8वीं क्लास में पढ़ती है, वो किसी लड़के से बात कर रही है। माँ अपनी बिटिया को बहुत पीटती है, बहुत मारती है, मारते मारते तरह तरह से समझाती है। कहती है, बिटिया तुम्हारी उम्र ये काम करने के नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो। नीतू को उसकी माँ कसम भी देती है। नीतू उसके बाद कहती है कि ठीक है माँ, मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, थोड़े दिनों के बाद शोभा फिर से देखती है कि नीतू किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही है और इस बार कोई और लड़का है। वो उसे फिर से मारती है, फिर से समझाती है, लेकिन ये घटनाएं बार बार होने लगती हैं। नीतू हर रोज़ किसी नए लड़के से फ़ोन पर बात कर रही होती है, कई लड़कों से बात करती है, कभी वॉशरूम में छुपकर, कभी छत पर जाकर। वो मोबाइल भी ऐसी जगह पर छुपाती थी कि गंगाराम तो नहीं, लेकिन शोभा बार बार मोबाइल को पकड़ लेती थी। लेकिन नीतू फिर कहीं से मोबाइल का जुगाड़ कर कर लड़कों से बात करने लग जाती थी। परिवार वालों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने में 50 बार शोभा ने अपनी बेटी को लड़कों से बातें करते हुए पकड़ा। अब शोभा को पता लग गया था कि नीतू अब मेरे बस में नहीं रही और फिर शोभा ने इसके बारे में गंगाराम को बताया। गंगाराम जब ये बात सुनता है, उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसको डांटता, फटकारता और कहता, ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और जैसे ही गंगाराम नीतू को डांटता है, नीतू फौरन पलट के जवाब देती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मेरा जो दिल करेगा मैं वो ही करूँगी। तो फिर क्या था, गंगाराम को लगा अगर ये लड़की जिंदा रहेगी तो हमारी बहुत बदनामी करेगी। इसीलिए गंगाराम और शोभा नीतू के कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाया जाता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये कत्ल कहीं से भी मर्डर ना लगे, और अगर कहीं से मर्डर लगे भी तो इस मामले में ऐसा ना लगे कि हमारा कोई हाथ है। 7 बजे सुबह सुबह जब लड़की कमरे में सो रही थी तो ये दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। गंगाराम लड़की के हाथ पकड़ता है और शोभा लड़की की छाती पर बैठकर और बड़ी बेरहमी से गला दबाकर नीतू का कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छत पर ले जाकर छोड़ देते हैं और फिर ये दोनों नाश्ता करते हैं और उसी अंदाज में काम पर चले जाते हैं। इस अंदाज में पड़ोसी और मकान मालिक उन्हें देखते रहते हैं। काम करने के दौरान उसी प्लान के तहत
और जहाँ पर मकान मालिक था और बाकी मजदूर थे, वहाँ पर शोभा बोलती है, मैं घर में जा रही हूँ, नीतू के लिए किताब खरीदनी है ताकि सारे लोग अच्छे से सुन सके। ये तो घर में नीतू के लिए किताब दिलवाने जा रही है। उसके बाद शोभा घर पर जाती है और उसी तरीके से चीखे और चिल्लाने का नाटक करने लगती है। और इसी तरीके से हॉस्पिटल में भी नाटक, और इसका नाटक देखकर कायदे से पुलिस वाले भी एक बार इसके नाटक में फंस जाते हैं। फिलहाल अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है।